पर्वतारोहण समुदाय के दो को निर्दयी पर्वत कहता है और अब आप जानेंगे ऐसा क्यों है। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 1953 में जब बाज़ूका जो कॉमिक्स बच्चों की जिंदगी बदल रही थी, तीसरा अमेरिकी काराकोरम अभियान कैदों के लिए शुरू हुआ। इस अभियान का नेतृत्व चिकित्सक और अनुभवी पर्वतारोही चार्ल्स ह्यूस्टन ने किया था, जो उस दौर में पहाड़ को फतह करना चाहते थे जब अमेरिकी टीमें ऊंचाई वाले पर्वतारोहण में अपनी छाप छोड़ने को बेताब थीं। टीम में 8 बेहतरीन पर्वतारोही शामिल थे, जिनमें आर्ट गिल्की, पीट शोनिंग, जॉर्ज बेल, बॉब क्रेग और हुंजा घाटी से आए समर्पित पोर्टर्स की टीम भी थी। चार्ल्स ह्यूस्टन टीम के डॉक्टर थे। उन्होंने नंदा देवी की पहली चढ़ाई का नेतृत्व किया था, जो तब तक चढ़ी गई सबसे ऊंची चोटी थी। बाकी टीम की तरह वह भी एक बेहतरीन पर्वतारोही थे, लेकिन 6 हफ्तों में यह सब कोई मायने नहीं रखेगा। उनका अभियान मई में रावलपिंडी, पाकिस्तान से शुरू हुआ था। वहां उन्होंने कुली किराए पर लिए और आइस एक्स, क्रैम्पॉन, फिक्स्ड रस्सियां, ठंड से बचाने वाले कपड़े, पर्याप्त खाना व चिकित्सा सामग्री जुटाई। सही तैयारी जीवन और मृत्यु में फर्क ला सकती है। और जब बात K2 की आती है, तो उन्हें निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ जाना था। 6 हफ्ते की यात्रा के बाद वे 16,400 फीट ऊंचे बेस कैंप पहुंचे और वहीं से पहाड़ देख रहे थे। योजना यह थी कि वे अच्छी तरह से स्थापित अब्रूज़ी स्पर मार्ग से ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। इस रास्ते की खोज दशकों पहले एक इतालवी ड्यूक ने की थी, लेकिन इस पहाड़ पर स्थापित शब्द एक क्रूर मजाक जैसा है। अब्रूज़ी मार्ग पर चढ़ना यानी लगातार कठोर और मिश्रित चढ़ाई, जिसमें नुकीली चट्टानों व खड़ी बर्फ पर चढ़ना होता है। उन्हें मालूम था कि चढ़ाई कठिन होगी, फिर भी K2 की चुनौतियां उन्हें चौंका गईं, क्योंकि टीम को शुरू से ही मुश्किल हालात झेलने पड़े। एक के बाद एक तूफान आते रहे, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा लगातार बना रहा, जबकि समूह खड़ी चढ़ाई में आगे बढ़ता रहा। और ये साल 1953 था। इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकने वाला कोई बचाव हेलीकॉप्टर नहीं था और ना ही कोई सैटेलाइट फोन। अगर कैंप 8 के ऊपर कुछ गलत होता तो नीचे आने का सहारा सिर्फ एक दूसरे थे। इन चुनौतियों के बावजूद चार्ल्स और उनकी टीम अगस्त की शुरुआत में 25,500 फीट की ऊंचाई पर कैंप 8 नामक जगह पर बिना किसी घटना के पहुंच गए। योजना यह थी कि वे कुछ समय लेकर फिर से तैयार हों, इससे पहले कि वे आखिरकार वही करें जिसके लिए वे उस पहाड़ पर आए थे। लेकिन K2 की कुछ और ही योजना थी। जल्दी और थोड़े से आराम के बजाय वे एक विनाशकारी 10 दिन के तूफान में फंस गए। 100 मील प्रति घंटे से तेज अप्रत्याशित हवाएं उनकी टेंट से टकराईं, जहां बर्फ धीरे धीरे जमा हो रही थी। डेथ जोन के क्रूर दबावों ने मिलकर एक अनोखा चिकित्सकीय दुस्वप्न पैदा किया, जो दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया। 7 अगस्त सुबह चार्ल्स के पर्वतारोहियों में से आर्ट गिल्की अंधेरे में अपनी हिलती नायलॉन टेंट में जागे। कई हफ्तों की चढ़ाई से उनके शरीर में दर्द था, उनका सामान जम चुका था और तापमान -20 डिग्री से भी नीचे गिर रहा था। और जब उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकलने की कोशिश की तो वे असह्य पीड़ा में गिर पड़े। उनकी टांगों में सूजन व दर्द था। पता चला उन्हें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नामक समस्या हो गई थी। इसका मतलब था उनकी टांगों में खतरनाक खून के थक्के बन गए। हर पल बहुत सोच समझ कर बिताना पड़ता था। एक गलत कदम या दबाव में अचानक बदलाव और ये अस्थिर थक्के अचानक निकल सकते थे, फेफड़ों तक पहुंच सकते थे और उन्हें तुरंत मार सकते थे। चार्ल्स, जो एक चिकित्सक थे, ने डरावने लक्षणों को तुरंत पहचान लिया। वे भाग्यशाली थे कि उसकी मौत स्लीपिंग बैग में होने से पहले पता चल गई। लेकिन अब उनके सामने और भी बड़ी चुनौती थी। आर्ट चल नहीं सकते थे और वे एक भयंकर तूफान के बीच 25,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए थे। इसका कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मौसम थोड़ा थमा, उन्हें नीचे जाना पड़ा। टीम ने आर्ट को स्लीपिंग बैग और टेंट के कैनवस से बने अस्थायी स्ट्रेचर में बांध दिया। जैसे ही वे नीचे जाने को तैयार हुए, पूरे कैंप में डर की लहर दौड़ गई। उन्हें मालूम था
कि 55 डिग्री की बर्फीली ढलान पर आदमी को उतारना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्हें अपनी सभी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये अमेरिकी अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ने वाले नहीं थे, जब सुरक्षा बस नीचे ही थी। पहले से लगी रस्सियों से होश में रहे पांचों पर्वतारोहियों ने खुद को गिल्की की अस्थायी स्ट्रेचर से बांधा। यही एक तरीका था जिससे वे आर्ट को उस खुली चट्टानी ढलान से सावधानी से नीचे उतार सकते थे। कड़ाके की ठंड और आंखों के आगे कुछ न दिखने देने वाली हवा ही अपने आप में काफी डरावनी थी। इसी दौरान लगभग बेजान पड़े उस पर्वतारोही का सारा वजन संभालने के लिए सबको लगातार बेहद कष्टदायक जोर लगाना पड़ रहा था। किसी भी पल मौसम बदल सकता था और पर्वतारोहियों को अचानक पत्थर गिरने और अस्थिर बर्फ के लिए तैयार रहना पड़ता था। और फिर वही हुआ। एक बेहद कठिन रास्ता पार करने के बाद पर्वतारोही जॉर्ज बेल अचानक अपना संतुलन खो बैठे। उनके क्रैम्पॉन बर्फ पर बेकार ही घिसकते हुए एक डरावनी आवाज के साथ बर्फ के टुकड़े उड़ा रहे थे। फिर वो तेजी से नीचे फिसलने लगे और जैसे ही ऐसा हुआ, बाकी टीम से उन्हें जोड़ने वाली नायलॉन की रस्सी तुरंत तन गई। इसका असर ऐसा था जैसे स्लो मोशन में डोमिनोज गिर रहे हों। बेल गिरते ही रस्सी ने अगले पर्वतारोही को भी गिरा दिया। गिरते हुए दो आदमियों का वजन अगले को भी नीचे खींचता गया और ये सिलसिला जारी रहा। कुछ ही पलों में पांचों होश में रहने वाले पर्वतारोही हाथ पैर और चमकीले कपड़ों के एक बेतरतीब झुंड की तरह बर्फीले मैदान पर एक साथ गिरते हुए 6000 फीट गहरी खाई की ओर तेजी से लुढ़कने लगे। और वही अंत होना चाहिए था। लेकिन उनके ऊपर, ढलान पर और ऊपर आखिरी सुरक्षा रस्सी 25 वर्षीय अभियान सदस्य पीट शैनी से बंधी हुई थी। अपनी ऊंची जगह से पीट ने पूरी तरह अपनी सहज प्रवृत्ति के सहारे काम किया। उसने अपनी लकड़ी के हैंडल वाली बर्फ की कुल्हाड़ी को बर्फ में जमे एक पत्थर के पीछे फंसा दिया, रस्सी को उसके चारों ओर लपेटा और अपने पूरे शरीर का वजन उस पर डाल दिया। लेकिन इसके लिए उसकी बची खुची सारी ताकत की जरूरत थी। मौत की ओर बढ़ रहे सभी 5 आदमी अचानक हवा में रुक गए, एक ही रस्सी और एक दमी की पकड़ की ताकत से लटके हुए। उस पल का बिल्कुल डरावना एहसास सोचिए। पीट के चेहरे पर वो डर, ये जानते हुए सिर्फ एक चूक, एक पल का भी फर्क, अगर उसका लकड़ी का हैंडल थोड़ा सा भी ज्यादा मुरझाता, 1 मिलीमीटर भी, या बर्फ में चट्टान हिल जाती, तो सबकी जान चली जाती। पीट ने सिर्फ अपनी हिम्मत और बेइंतहा एड्रेनलिन के सहारे खुद को थामे रखा, जब तक कि आखिरकार वे लोग खुद को खींचकर उस खड़ी ढलान के सुरक्षित हिस्से तक नहीं ले आए। ठोस बर्फ पर पहुंचते ही उन्हें लगा उन्होंने मौत को चकमा दिया। वे कुछ देर रुके ताकि जो हुआ उसकी गंभीरता समझ सकें और महसूस किया कि पीट ने इतिहास बना दिया है। संभलने के बाद उन्होंने आर्ट गिल्की को 2 आइसेक्स से ढलान पर बांध दिया। अब देर हो चुकी थी, गिरने में समय लग गया था और अब उनके लिए जल्दी नीचे उतरना संभव नहीं था। रात बिताने के लिए उन्हें पास में बिवाक टेंट लगाना था। अब जैसा कि आप जानते होंगे, K2 पर किसी को कुछ मिनटों के लिए भी अकेला छोड़ना काफी जोखिम भरा माना जाता है। लेकिन ये लोग दुनिया के सबसे अलग थलग हिस्सों में से एक में थे। वे पहले ही गिरने से बुरी तरह हिल चुके थे। वे शारीरिक व मानसिक रूप से थक चुके थे। इन्हीं पलों में छोटी छोटी बातें बड़े नतीजों में बदल जाती हैं। टेंट सुरक्षित करने के बाद 3 पर्वतारोही बर्फीले तूफान में बाहर गए ताकि आर्ट को वापस लाकर उसे टेंट में खींच सकें। लेकिन जब वे वहां पहुंचे जहां उन्हें बांधा था, वह वहां नहीं था। वहां बर्फ में सिर्फ एक खांचा था जो खाई से नीचे जाता था। अधिकांश अभियानों में इस दिन को जीवित पार करना ही जीत मानी जाती थी और वे तुरंत अपनी अंतिम उतराई शुरू कर देते ताकि आधुनिक समाज की सुविधाओं और अपने परिवारों के पास लौट सकें। लेकिन ये टीम ऐसी नहीं थी। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। आज तक आर्ट की गुमशुदगी का सही कारण एक रहस्य ही बना हुआ है। क्या अचानक आई हिमस्खलन ने उन्हें बहा दिया, या शायद आर्ट ने महसूस किया कि वो अपने थके मांदे दोस्तों के लिए जानलेवा बोझ बन गए थे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए चुपचाप खुद को रस्सी से अलग कर लिया। कारण चाहे जो भी हो, उस मनहूस दिन पर्वतारोहण जगत ने एक दिग्गज खो दिया।
चार्ल्स ह्यूस्टन और बाकी सदस्यों ने बेस कैंप पर स्मृति चिन्ह के रूप में पत्थरों का एक ढेर बनाकर श्रद्धांजलि दी। जब वे नीचे उतरे, जॉर्ज ने वे शब्द कहे जो हमेशा इस पर्वत का वर्णन करेंगे। यह एक क्रूर पर्वत है जो आपको मारने की कोशिश करता है। आर्ट गिल की उन कई लोगों में से सिर्फ एक हैं जिन्होंने इस क्रूर पर्वत की निर्दयी प्रकृति के कारण जान गंवाई। हर 4 में से एक व्यक्ति जो चोटी तक पहुंचता है वापस नहीं लौटता। दुनिया के किसी भी पर्वत के लिए यह सबसे घातक अनुपातों में से एक है, और यहां आने वाले पर्वतारोही अक्सर वे नहीं होते जिनकी आप मृत्यु की उम्मीद करते हैं। तो फिर शीर्ष स्तर के पर्वतारोही इस पर्वत पर सब कुछ दांव पर लगाने का जोखिम क्यों उठाते रहते हैं? कुछ लोग इसे प्रसिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन जुलाई 1994 की गर्मियों में इस व्यक्ति जिसका नाम स्टीव अंश था ने सब कुछ एक ऐसे कारण के लिए दांव पर लगा दिया जिसे मैं सच में दिल छू लेने वाला मानता हूं। देखिए, वह पर्वतारोहण का मौसम पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। भीषण लगातार चलने वाले तूफानों ने कई अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अभियानों की योजनाओं को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था, और दुनिया भर की पर्वतारोहण टीमें अपनी मूल मार्गों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थीं। जो बचा था वो कई देशों के पर्वतारोहियों का थका हुआ समूह था, जो सीमित उपकरण साझा कर बुरी स्थिति में भी प्रयासरत था। स्टीव इस दुस्वप्न के बीच में एक ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही माइकल ग्रूम के साथ थे। अब वो कोई पेशेवर गाइड नहीं थे, वो कोई अभियान कंपनी नहीं चलाते थे, और वहां उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे थे। असल में उन्होंने अपने पर्वतारोहण यात्राओं के लिए समुदाय के समर्थन से पैसे जुटाए थे और घर लौटकर उनके बारे में स्थानीय अखबार के लिए लिखा करते थे। असल में उस सीजन में पहाड़ पर जितने भी पर्वतारोही थे उनमें माइकल सबसे अनुभवी थे। वो 1 साल पहले बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके थे। ऐसे अनुभव और क्षमता वाले व्यक्ति से उम्मीद होगी कि वो K2 की चोटी पर पहुंचकर बिना किसी हादसे के लौट आए। तो मैं सोच सकता हूं कि जब 25 जुलाई 1994 की सुबह अचानक मदद के लिए एक आपातकालीन कॉल आई, तो पहाड़ पर मौजूद सभी लोगों के लिए यह एकदम चौंकाने वाली बात रही होगी। सब लोगों में माइकल ही गहरी मुसीबत में था। नीचे उतरते समय कैंप 2 के ठीक नीचे एक बिल्कुल सामान्य जगह पर उसका घुटना मुड़ गया था। यह न गिरने से हुआ था, न हिमस्खलन से। बाद में कोई यह नहीं कह सका कि यही कारण था, लेकिन अगली सुबह तक वो उस पर बिल्कुल भी वजन नहीं डाल पा रहा था। वो फंस गया था। जब नीचे के कैंपों तक खबर पहुंची तो स्टीव हैरान रह गया। उसने और माइकल ने खराब मौसम में बेस कैंप में दोस्ती की थी, इसलिए जब उसे दोस्त की हालत पता चली तो उसने वो किया जो शायद ही कोई और पर्वतारोही करता। उसने अपनी तैयारी कर ली। मैं सच में नहीं बता सकता कि यह कितना असाधारण था। स्टीव ने K2 की चोटी पर पहुंचने का सपना छोड़ दिया था। सीजन की शुरुआत में वो और माइकल वास्तव में 26,000 फीट तक ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन जब उसने ऊपर पहाड़ की क्रूर हकीकत देखी तो उसने अपना शिखर अभियान छोड़ने का बेहद कठिन लेकिन समझदारी भरा फैसला लिया। वो पूरी तरह से वापस बेस कैंप उतर आया था और बस वहीं बाकी सीजन काट रहा था। माइकल ही था जो आगे बढ़ता रहा और 23 जुलाई 1994 को बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के 2 की चोटी पर पहुंच गया। स्टीव अब पूरी तरह खतरे से बाहर था। उस समय ज्यादातर पर्वतारोही बस अपना सामान पैक करने और अपने परिवारों के पास घर लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो क्यों? एक ऐसा आदमी जिसे कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, जिसके पास कोई बड़ा कॉर्पोरेट प्रायोजक नहीं था और जिसकी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो जब पहले से ही नीचे पूरी तरह सुरक्षित था, तो वो अपनी मर्जी से फिर से उस खतरनाक पहाड़ पर क्यों चढ़ेगा? शायद ये उसकी पृष्ठभूमि की वजह से था। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अपने घर पर स्टीव एक रॉक क्लाइंबर था और उस घनिष्ठ समुदाय में एक अनकहा नियम था, वीराने में किसी को पीछे ना छोड़ो। या शायद उसने बस कैंप के चारों ओर देखा, थके हारे, हार मान चुके अंतर्राष्ट्रीय टीमों को अपने टेंट समेटते हुए घर जाते देखा और समझ गया कि अगर वह ऊपर नहीं गया तो माइकल वहीं मर जाएगा। मुझे नहीं पता। जो भी कारण हो, स्टीव ने फैसला कर लिया। उसने अपना सामान तैयार किया, एक और अमेरिकी पर्वतारोही डेव ब्रिजेस को साथ लिया और दोनों ने मिलकर फिर से सैवेज माउंटेन पर चढ़ना शुरू किया ताकि माइकल ग्रूम को घर वापस ला सकें। लेकिन ऊपर जाते समय
एडवांस्ड बेस कैंप पर ब्रिजेस को अचानक तेज फूड पॉइजनिंग हो गई। वह पूरी तरह से असहाय हो गया था और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। ज्यादातर लोग यहां से वापस लौट जाते। स्टीव बस ऊपर चढ़ता रहा, पूरी तरह अकेला। मुश्किलों के बाद भी उसने ये कर दिखाया। स्टीव ने कैंप 2 से ठीक नीचे माइकल को ढूंढा और उसकी टांग के दर्द के लिए दवा दी। इसके बाद जो हुआ वो था एक घायल आदमी को उस पहाड़ से नीचे लाने का धीमा और खतरनाक काम, जो चोट के लिए बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं देता। स्टीव ने जिम्मेदारी संभाली। उसने यहां तक किया कि माइकल का भारी बैग भी अपनी पीठ पर बांध लिया ताकि ऑस्ट्रेलियाई का बोझ हल्का हो सके। और फिर उसने माइकल को K2 के सबसे जोखिम भरे और तकनीकी हिस्सों से धीरे धीरे और सावधानी से नीचे ले जाना शुरू किया। कल्पना कीजिए कि इसमें कितनी शारीरिक और मानसिक ताकत लगती है। आप ऐसी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं जहां सिर्फ एक कदम चलना भी ऐसे लगता है जैसे आप बहुत पतली नली से सांस ले रहे हों। आपकी मांसपेशियां तो बस अपने आप को ही खा रही होती हैं ताकि आपके अंग सही से काम करते रहें। अब आप किसी और की जिंदगी का बोझ भी उठा रहे हैं। तनाव का स्टीव के शरीर पर जल्दी असर हुआ। हर कदम थकाने वाला महसूस हो रहा था। रस्सी में क्लिप लगाना या दस्ताने ठीक करना जैसी साधारण चीजों में भी स्टीव को सामान्य से ज्यादा ऊर्जा लग रही थी। लेकिन वो आगे बढ़ते रहे और किसी तरह उन्होंने इसे मुमकिन बना दिया। जैसे ही वे धीरे धीरे कैंप 2 के नीचे की नुकीली चट्टानों और फिसलन भरी बर्फ पर उतरते गए, भारी तनाव आखिरकार कम होने लगा। पूरे दिन में पहली बार सच में ऐसा लगा कि वे जिंदा बच जाएंगे। दोपहर के मध्य तक स्टीव एक विशाल, लगभग सीधी खड़ी चट्टान के किनारे खड़ा था। अगर आप वहां स्टीव के साथ होते तो आप अपने नीचे जमी हुई चट्टान की एक सीधी दीवार को देखते जो सीधे निचले कैंपों की ओर गिरती जाती। उसने सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर लिया था। अब उसे सिर्फ हार्नेस को रस्सी से जोड़कर आखिरी खड़ी ढलान से फिसलना था और नीचे की ज्यादा सुरक्षित और समतल बर्फ पर कदम रखना था। लेकिन नीचे उतरने की बात आती है तो K2 में एक बहुत ही साधारण समस्या है। पर्वतारोही पहाड़ के कठिन हिस्सों को पार करने के लिए फिक्स्ड रोप्स नाम की रस्सियां इस्तेमाल करते हैं। ये खड़ी और खतरनाक सीढ़ियों पर हैंडरेल्स जैसा काम करती हैं। आप हार्नेस को रस्सी से जोड़कर खुद को नीचे ले जाते हैं। अगर आप फिसल भी जाएं तो रस्सी आपको पकड़ लेगी। समस्या यह है कि क्लाइंबिंग सीजन खत्म होते ही टीमें रस्सियां पहाड़ पर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि कोई सच में K2 की सफाई नहीं करता। अगले साल एक नई टीम आती है तो वे वहां पड़ी पुरानी रस्सी पर भरोसा नहीं करना चाहते। वे अपनी खुद की नई रस्सी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जो वे लाए हैं और उसे उसी पुरानी रस्सी के ठीक बगल में बांध देते हैं। और अगले साल एक और टीम भी वही करेगी। दशकों में इससे पहाड़ पर एक विशाल जमी हुई उलझन बन गई है जो पुराने कपड़ों की रस्सियों जैसी नीचे लटक रही है। जो रस्सी सालों तक धूप ठंड में बाहर रहती है वो हमेशा मजबूत नहीं रहती। धूप और बर्फ इसे अंदर से कमजोर कर देते हैं। जैसे बगीचे की नली 10 गर्मियों तक बाहर पड़ी रहे तो वो सख्त हो जाती है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, भले ही बाहर से वो ठीक दिखे। एक रस्सी देखने में बिल्कुल सामान्य लग सकती है, लेकिन उसमें उसकी असली ताकत लगभग नहीं बचती। और क्योंकि पुरानी रस्सियां भी उसी सफेद बर्फ और बर्फ से ढकी होती हैं, तो सिर्फ देखकर यह पता लगाना नामुमकिन है कि कौन सी रस्सी जीवन रेखा है और कौन सी रस्सी सड़ा गला मौत का फंदा है। उस खरी ढलान पर स्टीव उस नई मजबूत रस्सी का इस्तेमाल कर रहा था जिसके बारे में उसे सच में पता था कि वह सुरक्षित है। और उसी समय एक और पर्वतारोही भी उसी रस्सी का इस्तेमाल कर रहा था। स्टीव पूरी तरह थक चुका था। वह माइक का सामान उठाने से शारीरिक रूप से टूट चुका था। जमाने वाली ठंड में हर सेकंड बिना हिले खड़े रहने से उसकी बची ऊर्जा भी खत्म हो गई। उसे लगा कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए उसने उलझी रस्सियों को देखा, एक पुरानी रस्सी पकड़ी और अपनी हार्नेस उसमें क्लिप कर ली। और जैसे ही स्टीव ने अपना वजन उस रस्सी पर डाला और नीचे उतरना शुरू किया, जिस रस्सी में उसने अपनी हार्नेस लगाई थी वो अचानक टूट गई। कोई चेतावनी या खतरे का संकेत नहीं था। और जैसे ही स्टीव ने रैपलिंग शुरू की, सड़ी नायलॉन रस्सी टूटते ही गुरुत्वाकर्षण हावी हो गया। वो लगभग
2500 फीट नीचे की ढलान पर गिर गए और टक्कर दुर्भाग्यवश घातक साबित हुई। स्टीव अंश की मौत सभी को हैरान कर गई। उसने सबसे कठिन हिस्सा कर लिया और सुरक्षित विकल्प चुना। और इससे भी अजीब बात यह थी कि उसके पास वहां जो उसने किया उसे करने की कोई वजह नहीं थी। आमतौर पर किसी पर्वतारोही के पास अपनी जान उसके भरोसे छोड़ने से पहले यह परखने के दो एक ठोस तरीके होते हैं कि रस्सी अब भी मजबूत है या नहीं, और वहां कोई तूफान या हिमस्खलन उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसे जरूर पता रहा होगा कि बिना जांची हुई रस्सी पर भरोसा करके वो क्या जोखिम उठा रहा है। तो उसने इंतजार क्यों नहीं किया? वो क्या सोच रहा था? खैर, यही एक और तरीका है जिससे केटू अपने शीर्ष पर्वतारोहियों को मारता है। क्योंकि समस्या यह थी कि जब तक वह उस खड़ी ढलान तक पहुंचा, स्टीव लगभग निश्चित रूप से वैसे नहीं सोच रहा था जैसे वह आमतौर पर सोचता। मैं समझाता हूं। केडो पर लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर वहां इतनी कम ऑक्सीजन होती है कि एक पर्वतारोही के खून में ऑक्सीजन की मात्रा सचमुच समुद्र तल के मुकाबले लगभग आधी रह जाती है। ध्यान दें, स्टीव उस मौसम में पहले ही उन ऊंचाइयों तक गया था और फिर एक घायल आदमी के लिए भारी सामान उठाने दोबारा ऊपर गया। उसका शरीर पूरी तरह से खतरनाक रूप से थक चुका था। कल्पना कीजिए, जब शरीर थका हो तब भी आपको जीवन का सबसे अहम निर्णय लेना पड़े। और भी बुरी बात यह है कि वहां सिर्फ आपका शरीर ही ऊर्जा के लिए नहीं तरस रहा होता। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग में तर्क और सोच के लिए जिम्मेदार है, वह भी आधा खाली है। आप वहां ऊपर ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं। सबसे डरावना यह है कि पर्वतारोही को पता ही नहीं चलता कि यह सब हो रहा है। खतरनाक फैसले अचानक लापरवाह या नियंत्रण से बाहर नहीं लगते। वहां जान जोखिम में डालना पागलपन नहीं लगता। असल में जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं उनके लिए शिखर तक पहुंचने का एक आदिम बेहद एकाग्र जुनून रह जाता है, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पर्वतारोहियों ने इस स्थिति के लिए एक नाम भी रखा है। इसे समिट फीवर कहा जाता है और यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे वह शुरुआती हो या अनुभवी। 27 जुलाई 2014 की रात मिगुएल एंजल पेरेज पर गहरा असर हुआ जब वो इस सीजन में दूसरी बार वो काम करने जा रहे थे जिसे अधिकतर पर्वतारोही जीवन में कभी करने की कोशिश भी नहीं करते। 2 दिन पहले 25 जून को मिगुएल अपने पर्वतारोहण साथी फारेन लाटोरे और 30 से अधिक पर्वतारोहियों के साथ केदो की चोटी की ओर जा रहे थे। मिगुएल भी बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे, और जहां कई लोग इसे पर्वतारोहण का सबसे शुद्ध और सम्मानजनक रूप मानते हैं, वहीं ये सबसे कठोर भी है। उन ऊंचाइयों पर ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मतलब है कि आपका शरीर सचमुच खुद को ही खाने लगता है। हर एक कदम उठाने में जबरदस्त और दर्दनाक मेहनत लगती है। अच्छे दिन पर भी चीजें गलत हो सकती हैं, यहां तक कि अनुभवी पर्वतारोहियों के साथ भी। और उस दिन दोपहर के बीच चोटी से लगभग 900 फीट नीचे ठीक वही हुआ। मिगुएल का शरीर बस काम करना बंद कर गया। उसकी चाल बहुत धीमी हो गई थी। वो मुश्किल से एक पैर दूसरे के आगे रख पा रहा था। समय बहुत देर हो चुका था और वो लगातार कमजोर हो रहा था। तो वहीं पर उसने जिम्मेदारी से फैसला लिया कि वो शिखर से मुंह मोड़कर वापस कैंप 4 लौट जाएगा। 26 जुलाई 2014 को 32 लोग केटू की चोटी पर खड़े थे। एक आदमी कैंप 4 में टेंट में अपने घावों से उबर रहा था, और सामान्य परिस्थितियों में यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। मृत्यु क्षेत्र में अपने शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक धकेलकर असफल होने के बाद आप नीचे उतरते हैं, घर लौटते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन जब मिगुएल ने दर्जनों पर्वतारोहियों को लौटते और दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक की सफलता का जश्न मनाते देखा, तो उसकी असफलता का बोझ और भी घुटन भरा रहा होगा। उसी समय और वहीं उसने तय किया कि वह फिर से कोशिश करेगा। मिगुएल का फैसला तब तक समझ नहीं आता जब तक उसकी प्रेरणा न जाने। वो पेशेवर पर्वतारोही नहीं था, बल्कि एक सफल सरकारी वकील और स्पेन के सबसे बड़े खाद्य समूह एब्रो फूड्स का जनरल सेक्रेटरी था। उसका पेशेवर जीवन सख्त तर्क और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी से परिभाषित था, लेकिन उसका जुनून बादलों के ऊपर था। वो दुनिया की सभी
14-26 हजार फुट ऊंची चोटियों पर चढ़ने के जुनून से लगातार प्रेरित था। वो पहले ही उनमें से 8 चोटियों पर चढ़ चुका था। K2 सबसे बड़ा इनाम था। सिर्फ 900 फीट दूर आकर यह जानना कि उसने वापस लौटने का फैसला किया, उसके लिए एक मानसिक हार थी जिसे उसका मन स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उसे फिर से जाना ही था। तो कैंप 4 में डेथ जोन में अपने टेंट में बैठकर उसने एक बेहद जोखिम भरी और खतरनाक योजना बनाई। वह 27 जुलाई को 26,000 फीट की ऊंचाई पर आराम करेगा और अगले दिन दूसरी कोशिश करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सफल हो सके, उसने अपनी सबसे शुद्ध पर्वतारोहण नैतिकता को छोड़ दिया और तय किया कि वह शिखर तक पहुंचने के लिए बोतल बंद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। और फिर 28 जुलाई 2014 की सुबह के शुरुआती घंटों में मिगुएल ने अपना टेंट खोला और फिर से जमा देने वाली ठंड में बाहर निकल गया। इस समय वह उस वक्त पहाड़ पर बिल्कुल अकेला था। बाकी सभी या तो पहले ही बेस कैंप लौट चुके थे या शिखर तक पहुंचकर वापस आ चुके थे। मिगुएल पूरी तरह केंद्रित था और चाहे कुछ भी हो, शिखर तक पहुंचने का उसमें एक आदिम जुनून था। आखिरकार जिस बोतलबंद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के लिए वो राजी हुआ था, वही उसे होश में रखे हुए थी और शिखर तक पहुंचने की उसकी शुद्ध समझ से परे इच्छा बाकी सब कर रही थी। आखिरकार करीब 1 बजे और तमाम मुश्किलों के बावजूद ढलान समतल हो गई। मिगुएल अब सैवेज माउंटेन की चोटी पर खड़ा था। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उसने जीत हासिल कर ली थी। उसने अपनी सबसे बड़ी जीत पा ली थी। एक और पहाड़ उसकी सूची से हट गया था, लेकिन उसने अभी-अभी अपने शरीर के साथ जो किया था, उसकी हकीकत उसका इंतजार कर रही थी। क्योंकि जैसे ही उसने नीचे उतरना शुरू किया, 3 दिन मौत के इलाके में बिताने के बाद अपने शरीर को घसीटने की गहरी हड्डियों तक उतर जाने वाली थकान आखिरकार उस पर हावी हो गई। वो धीरे-धीरे नीचे उतरने लगा। वह इतना धीमा था कि जब तक सूरज काराकोरम के क्षितिज के नीचे डूबने लगा, तब तक वह कैंप 4 की सुरक्षित जगह के करीब भी नहीं पहुंच पाया था। और क्योंकि वह पहाड़ पर आखिरी व्यक्ति था, उसके पीछे कोई टीम नहीं थी जो उसे वहां देख सके। उसके पास टेंट साझा करने के लिए कोई और इंसान नहीं था और घुप अंधेरे में K2 से नीचे उतरने की कोशिश करना असंभव था। मिगुएल के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे वहीं रुककर आराम करना पड़ा। K2 की ऊपरी ढलानों पर बिना स्लीपिंग बैग या टेंट के। पर्वतारोही इसे ओपन बिवुआक कहते हैं और इसे सर्वमान्य रूप से इतनी ऊंचाई पर पर्वतारोही का सबसे हताश कदम माना जाता है। घंटों तक वो ठंडी अंधेरी रात में हजारों फीट ऊंचाई पर सभ्यता से दूर अकेले एक छोटी चट्टान पर सिकुड़ कर बैठा रहा, तेज हवा की आवाज सुनता और कभी न उगने वाले सूरज का इंतजार करता रहा। वो आंखें बंद नहीं कर सका, क्योंकि सोने का मतलब ठंड से मरना था। किसी तरह मिगुएल ने वो रात जिंदा काट ली। असल में उसने अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके खुद को बाकी ढलान से नीचे घसीट लिया। दोपहर तक 29 जुलाई 2014 को मिगुएल अकेले ही कैंप 4 में लड़खड़ाते हुए पहुंचा, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। और अजीब बात यह थी कि मिगुएल ठीक लग रहा था। बेशक वह बहुत थका हुआ था और काफी कमजोर दिख रहा था, लेकिन वह होश में था, खुद चल सकता था, खा सकता था और पी सकता था, वो भी बिना किसी मदद के। कैंप 4 में उसने स्पेन में अपने दोस्त एडुआर्डो को फोन किया, जिसने उसे खोजने के लिए एक बचाव दल संगठित किया था, ताकि वह उन्हें बता सके कि वह सुरक्षित है। एक पल को लगा जैसे इस आदमी ने पर्वतारोहण के इतिहास में सबसे चमत्कारी जीवित बच निकलने की घटनाओं में से एक को अंजाम देकर मौत को मात दी हो। अब उसे बस कुछ घंटों के लिए टेंट में आराम करना था, उसके बाद बेस कैंप की ओर उतरना था। और वह इतना स्थिर लग रहा था कि जब वह अपने टेंट में गया और उसे बंद कर लिया, तो किसी ने भी इस बारे में दोबारा नहीं सोचा। लेकिन K2 के बारे में सच में खतरनाक बात यह है कि 26,000 फीट से ऊपर अच्छा महसूस करना और सच में ठीक होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। मानव मस्तिष्क अक्सर खराब होने से पहले चेतावनी नहीं देता। कभी कभी ये चुपचाप सूजना शुरू कर देता है। तरल पदार्थ धीरे धीरे जमा होता रहता है, जिसे कोई देख या महसूस नहीं कर सकता, जबकि वो व्यक्ति जो इसे झेल रहा है चलता है, बात करता है, हंसता है और खाता है, जैसे कुछ भी गलत नहीं है। हर गंभीर पर्वतारोही यह जानता था। बेस कैंप के लोग जानते थे, क्योंकि मिगुएल कैंप 4 में पर्वतारोहियों संग खा पी रहा था।
4 पाकिस्तानी उच्च पर्वतीय पर्वतारोहियों की छोटी बचाव टीम, जिसे उसके दोस्त एडुआर्डो ने संगठित किया था, अभी भी उसे खोजने के लिए पहाड़ पर चढ़ रही थी। उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर थे ताकि उसके फेफड़ों तक ज्यादा हवा पहुंच सके, और जरूरत पड़ने पर वे उसे सहारा देकर पैदल नीचे लाने को तैयार थे। उन्हें कभी वो मौका नहीं मिला। कैंप 4 में पर्वतारोहियों ने टेंट के बाहर मिगुएल को अंतिम उतराई के लिए पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। हैरान होकर उन्होंने उसका टेंट खोला, सोचते हुए कि उस आदमी को क्या हुआ जो कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक था, खा पी रहा था, बात कर रहा था, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। पर वहीं उन्हें उसका निर्जीव शरीर शांति से अंदर पड़ा हुआ मिला। वो चुपचाप अपनी नींद में ही इस दुनिया से चला गया था। ये पता चला कि अत्यधिक ऊंचाई का तनाव, डेथ जोन में बिताए गए दिन, दूसरी बार शिखर पर पहुंचने की कोशिश और उस रात खुले में रहना, ये सब उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। ये खबर फैलते ही लोग हैरान रह गए। लोगों ने उसे लापरवाह कहा। कोई पेशेवर चेतावनियों को कैसे अनदेखा कर सब कुछ जोखिम में डाल सकता है? लेकिन सच्चाई ये है कि K2 पर्वतारोहियों की जान खुद चढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि वे चढ़ाई क्यों कर रहे थे लेता है। कुछ लोग शोहरत, कुछ मजबूरी और कुछ परिवार का पेट पालने के लिए चढ़ते हैं। कोई इस पर बात नहीं करता, लेकिन K2 पर चढ़ाई की सच्चाई है कि यह एक बेरहम आर्थिक पदानुक्रम पर चलता है। सबसे पहले अमीर पर्वतारोही और उनके अभियान संचालक होते हैं, जो इस अनुभव के लिए हजारों डॉलर खर्च करते हैं। फिर सबसे नीचे स्थानीय पोर्टर भारी बोझ उठाते हैं, जिससे पूरा अभियान सुचारू रूप से चलता रैंकिंग है। इस भूमिका में भी स्तर हैं, जहां पेशेवर नेपाली शेरपा एक सीजन में $10,000 कमा सकते हैं, वहीं पाकिस्तानी पोर्टर गाइड पूरे साल में सिर्फ $2,000 कमा पाते हैं। यकीन मानिए, बेस कैंप पर फंसे पोर्टरों की कमाई और भी कम है। अगर आप सच में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा पैसा जो किसी परिवार की जिंदगी बदल सकता है, तो आपको ऊपर जाना ही होगा। नीचे की ढलानों और शिखर के बीच इतना बड़ा आर्थिक अंतर है कि कुछ लोग ऊंचाई पर मिलने वाले बोनस के लिए जोखिम उठाते हैं। मोहम्मद हसन भी उनमें शामिल थे। मोहम्मद को पर्वतारोहण की शोहरत या विश्व रिकॉर्ड्स की परवाह नहीं थी। वो 27 साल के एक कुली थे, जिनकी मां गंभीर रूप से बीमार थी और 3 बच्चे बड़े हो रहे थे। उन्हें जितना भी पैसा मिल सकता था, उसकी जरूरत थी। जुलाई 23 की गर्मियों में उन्होंने लीला पीक अभियान से करार किया ताकि वे K2 की ऊपरी ढलानों पर काम कर सकें और रस्सी लगाने वाली टीम की मदद करें, जो उस सीजन में 50 शीर्ष पर्वतारोहियों को शिखर तक पहुंचने के लिए लाइन बिछाएगी। ये काम पोर्टर K2 पर हमेशा करते हैं। बस एक बहुत बड़ी समस्या थी। मोहम्मद का अनुभव सिर्फ बेस कैंप और पाकिस्तान की छोटी चोटियों पर सामान ढोने तक सीमित था। जिंदगी में पहली बार वे 26,000 फीट से ऊपर जाने वाले थे और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण रस्सी लगाने का काम मिला था। उनके उपकरणों ने जल्दी ही उनकी अनुभवहीनता दिखा दी। उनका क्लाइंबिंग सूट बहुत ढीला था। उनके दस्ताने उस तरह की ठंड के लिए नहीं बने थे जो शोल्डर के ऊपर उनका इंतजार कर रही थी। उनका पहनावा वैसा ही था जैसा किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जिसने करियर ऊंचाइयों पर बिताया हो, जहां हवा में इतना ऑक्सीजन हो कि हाथ काम करते रहें। उनकी कंपनी लीला पीक एक्सपेडिशन ने उन्हें लगभग 2.5 लाख रुपए या करीब $850 दिए थे, ताकि वे डेथ जोन में चढ़ाई के लिए जो कुछ भी चाहिए वो खरीद सकें। 27 जुलाई की शाम जब वे कैंप 3 से निकले, उनके कपड़े उस जगह के लिए उपयुक्त नहीं थे जहां वे जा रहे थे, और उस रात कैंप 3 किसी पर्वतारोहण अभियान जैसा काम और एक छोटे शहर जैसा ज्यादा लग रहा था, जो खाली होने की तैयारी कर रहा हो। हर जगह हेडलैम्प्स थीं, अंधेरे में हिलती हुईं, क्योंकि करीब 200 पर्वतारोही जो दर्जन भर अलग अलग कंपनियों से थे, अपनी हार्नेस चेक कर रहे थे, ऑक्सीजन रेगुलेटर लगा रहे थे और फिक्स्ड रोप पर चढ़ने की बारी का इंतजार कर रहे थे, जिसे सबको साझा करना था। इनमें से कुछ पुरुषों और महिलाओं ने ठीक इसी रात के लिए 40 से 50,000 डॉलर तक चुकाए थे। मोहम्मद को उस रकम का बहुत कम हिस्सा मिल रहा था, लेकिन वो उस टीम में शामिल था जो अभियान को संभव बना रही थी, क्योंकि K2 पर ग्राहक केवल चलकर शिखर तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए रास्ता बनाना होता है। वह रास्ता अग्रिम दल बनाती है। ये वे लोग हैं जो सबसे आगे काम कर रहे हैं।
इनका काम है सबसे खतरनाक हिस्सों पर सबसे पहले चढ़ना और साथ में भारी बर्फ के स्क्रू, पिटॉन और मीलों लंबी मोटी नायलॉन रस्सी लेकर जाना। उन्हें खड़ी बेहद सख्त बर्फ में एंकर ठोककर सुरक्षा रस्सी को सुरक्षित करना, ढीली रस्सी खींचना और फिर ये सब अंधेरे में ऊपर चढ़ते हुए दोहराना होता है। असल में वे मौत के इलाके में हाईवे बना रहे हैं। उनके बिना नीचे मौजूद क्लाइंट्स 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मोहम्मद का काम था ऊपर एंकर लगा रहे शेरपाओं को रस्सी देना। अगर वह पीछे रह जाता तो उसके पीछे के 50 पर्वतारोही भी रुक जाते। शुरुआत में काम जानबूझकर धीरे किया गया। स्क्रू घुमाओ, रस्सी क्लिप करो, ढीली रस्सी को कसो, 6 फीट ऊपर बढ़ो, अगला स्क्रू लगाओ। घंटों तक मोहम्मद शेरपाओं के ठीक पीछे बने रहे और जैसे ही वे उनके ऊपर की बर्फ में एक के बाद एक स्क्रू लगाते गए, वे रस्सी आगे बढ़ाते रहे। हेडलैम्प की रोशनी काली चमकदार बर्फ पर पड़ रही थी, जो मुश्किल से क्रैम्पन की नोक थाम रही थी। उनके ऊपर सेराग अंधेरे में मौजूद था, एक ऐसा आकार जो आधा दिख रहा था। सुबह करीब 2:20 पर मोहम्मद और उनकी टीम बॉटल नेक ट्रेवर्स नाम की इस संकरी बर्फीली पट्टी पर ऊपर बढ़ चुके थे। इस जगह की संकरीपन समझने के लिए सोचिए, जैसे आप किसी घर की तेज ढलान वाली छत पर बगल बगल चलते हुए पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि वह छत पूरी तरह से चिकनी, फिसलन भरी काली बर्फ से ढकी हुई है। कहीं भी पैर रखने को समतल जमीन नहीं है। आपको बस एक एक अटपटा कदम रखते हुए बगल की ओर सरकना है, अपने पूरे शरीर का वजन अपने जूतों के धातु के कांटों पर संतुलित करते हुए। 5 मील ऊपर बेहद ठंडी और अंधेरे हवा में अगर आप अपना संतुलन खो देते हैं और फिसल जाते हैं तो आपको पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सीधा खड़ा गिरना है, जो 8000 फीट से भी ज्यादा गहराई में अंधकार की खाई में जाता है। यह केटू की वो जगह है जहां आपको बिल्कुल नहीं फिसलना चाहिए। और मोहम्मद उस पार जाने के बीच में कहीं थे। रस्सी हाथ में थी, बूट बर्फ पर टिके थे, जो उनके नीचे ऐसी ढलान पर थी जहां कोई गलती माफ नहीं होती। तभी उनका पैर किसी ऐसी जगह पड़ा जहां कुछ था ही नहीं। उनका क्रैम्पॉन छुपी नर्म बर्फ के टुकड़े के किनारे फंस गया, जो दिखने में बाकी बर्फ जैसी है लेकिन वजन नहीं संभालती। आधे सेकंड तक उनका बूट उसमें धंसने के बजाय ऊपर से फिसलता रहा। बस इतना ही काफी था। उनका शरीर किनारे से साइड में गिर गया और जो रस्सियां वो ले जा रहे थे उनका वजन हावी हो गया। वो प्रतिक्रिया भी कर पाते उससे पहले ही मोहम्मद पहाड़ से लुढ़कने लगे। वो करीब 15-20 फीट नीचे गिरे, लेकिन क्योंकि वो फिक्स्ड सेफ्टी रोप से जुड़े हुए थे, इसलिए वो पूरी तरह ग्लेशियर तक नहीं गिरे। गिरना यही नहीं रुका। लगातार कई घंटों की चढ़ाई के बाद उनकी हार्नेस ढीली हो गई थी और जब रस्सी ने उन्हें पकड़ा तब भी वो फिसलती रही, उनके कूल्हों से नीचे, जांघों से नीचे, जब तक कि वो उनके घुटनों के आसपास कहीं जाकर अटक नहीं गई। जब तक वो रुके तब तक वो सीधा लटक नहीं रहे थे, वो फिक्स्ड लाइन से उल्टा लटक रहे थे। सिर बर्फ की तरफ नीचे की ओर था, जूते कहीं ऊपर थे और जो भी उनकी गति बची थी उसके साथ हल्का हल्का झूल रहे थे। उनके ऊपर शेल्फ पर हेडलैम्प्स आवाज की तरफ घूम गए। कुछ पर्वतारोहियों ने दस्तानों के नीचे रस्सी में झटका महसूस किया और देखा कि उनकी टीम का एक सदस्य उल्टा लटका है। उसके नीचे ढलान पर उसका सामान बिखरा पड़ा था। मोहम्मद जिंदा था, इतना तो वे देख ही सकते थे। वो हिल भी रहा था, खुद को सीधा करने की कमजोर कोशिश कर रहा था और उन दस्तानों के भीतर सुन्न पड़ते हाथों से कहीं पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, जो शुरू से ही ऐसी स्थिति के लिए बने नहीं थे। लेकिन गिरने पर उसका ऑक्सीजन मास्क निकलकर अलग हो गया था। नली अब भी उसकी पीठ पर लगी बोतल से जुड़ी हुई थी, इसलिए कीमती गैस उसके फेफड़ों में जाने के बजाय खुली हवा में निकल रही थी। उसके कुछ बाहरी कपड़े भी फट गए थे, जिससे ठंड सीधा उसकी नंगी त्वचा तक पहुंच रही थी। 27,000 फीट ऊंचाई पर रात 2 बजे के बाद वहां तापमान लगभग -30 डिग्री के आसपास होता है। इतनी ठंड को असली नुकसान पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगता। उन्हें उसकी मदद करनी ही थी, इसमें कोई शक नहीं था। समस्या यह थी कि कैसे। फिक्सिंग टीम के 2 शेरपा पहले उसके पास नीचे गए ताकि वे उसे रस्सी पर हाथ दर हाथ खींचकर वापस शेल्फ पर ला सकें। लेकिन 27,000 फीट की ऊंचाई पर एक आदमी को रस्सी से उल्टा ऊपर उठाने की कोशिश करना
जब आपका खुद का शरीर 6 घंटे की चढ़ाई के बाद पहले ही थक चुका हो, सुनने में जितना आसान लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। दोनों शेरपाओं ने पूरी ताकत लगाई, पर वो काफी नहीं थी। मोहम्मद का शरीर मुश्किल से हिला। कुछ देर कोशिश के बाद उन्होंने रस्सी छोड़ी, शेल्फ पर लौटे और फिक्सिंग टीम में शामिल हो गए। आखिरकार कुछ क्लाइंट्स को उनसे काम पूरा करवाना था। मोहम्मद वहां उल्टा लटके हुए रस्सी पर अकेले रह गए, जबकि बाकी सभी के लिए पहाड़ को सुरक्षित बनाने का काम उनके सिर के 6 फीट ऊपर चलता रहा। और उनकी गिरावट के 15 मिनट बाद करीब 2:35 पर हालात और भी खराब हो गए। कहीं ऊपर, ट्रैवर्स के ऊपर एक धीमी, गड़गड़ाहट भरी चरमराहट कुछ ही सेकंड में गरज में बदल गई। शेल्फ पर पर्वतारोहियों ने जूतों से कंपन महसूस किया। फिर अचानक हिंसक हवा का झोंका अंधेरे में उन पर आ टकराया। यह एक हिमस्खलन था, और उसका किया कल्पना से ज्यादा भयानक था। इसने फिक्स्ड लाइन और हसन द्वारा ठीक की जा रही रस्सी को भी काट दिया। तो ये ट्रेवर्स, जो पहले से ही पूरे पहाड़ पर सबसे सकरा और सबसे खुला हिस्सा था, अब पार करना असंभव हो गया था। हिमस्खलन के पीछे फंसे पर्वतारोहियों के पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, और जो पर्वतारोही इसके आगे थे वे भी वापस नहीं आ सकते थे। और उस सारी अफरा तफरी के नीचे कहीं मोहम्मद अभी भी रस्सी के बचे हुए हिस्से पर उल्टा लटका हुआ था। हर मिनट उसकी गर्मी घट रही थी और कोई मदद नहीं आ रही थी, जबकि पहाड़ तय कर रहा था कि वो रात भर टूटना रोकेगा या नहीं। हालात इतने थमने तक इंतजार करना पड़ा कि कोई फिर से उसके पास नीचे जाने का जोखिम उठा सके। जब मदद पहुंची तो वो हसन छिगरी, मोहम्मद के चचेरे भाई और तेंजिन लामा, एक नेपाली शेरपा गाइड से आई। गैब्रियल टार्सो, एक ब्राजीली पर्वतारोही जो मोहम्मद को जानता तक नहीं था, वहां खड़ा होकर देख नहीं सकता था कि एक आदमी अपनी जान के लिए लड़ रहा है। तीनों ने मोहम्मद की मदद के लिए रुक गए, लेकिन 27,000 फीट की ऊंचाई पर उल्टा लटके वयस्क आदमी को ऊपर खींचने की समस्या अभी भी थी। इसके लिए अब भी उतनी ही ताकत चाहिए थी जितनी वहां किसी थके इंसान में नहीं थी। उन्हें गुरुत्वाकर्षण को मात देनी पड़ी। गैब्रियल, हसन और तंजिन ने एक भारी धातु की आइस स्क्रू को ठोस दीवार में गहराई तक घुसा दिया। उसमें एक काराबिनर लगाया, मोहम्मद को पकड़े हुए रस्सी को पकड़ा और उसे धातु की रिंग में डाल दिया। उन्होंने मिलकर उस एंकर को अस्थायी पुलिस सिस्टम में बदला, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। योजना थी कि वे उसी सिस्टम से मोहम्मद को धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से ऊपर खींचेंगे। उन्हें पुलिस सिस्टम बनाने में करीब 90 मिनट लगे। इन ऊंचाइयों पर 90 मिनट एक जगह खड़ा रहना बहुत लंबा लगता है। ये 90 मिनट ऐसे होते हैं जब आपका शरीर उन भंडारों को भी जला रहा होता है जिन्हें खर्च करने की उसमें गुंजाइश ही नहीं होती। और तेंजिन लामा अकेले न थे। वो क्रिस्टीन हरीला का मार्गदर्शन कर रहे थे, एक ऐसी महिला जो कुछ ऐसा करने का सपना देख रही थी जिसके बारे में पर्वतारोहण के इतिहास में किसी ने कभी सपना भी नहीं देखा था। क्रिस्टीन का लक्ष्य था एक ही पर्वतारोहण सीजन में दुनिया की सभी 26,000 फुट ऊंची 14 चोटियों पर लगातार चढ़ना। वो पहले ही उनमें से 13 चोटियों पर चढ़ चुकी थीं। K2 उस सूची में आखिरी नाम था, आखिरी चोटी जो उसके और उस रिकॉर्ड के बीच थी जिसे उसके उम्र से दुगने उम्र के पर्वतारोहण दिग्गज भी छू नहीं पाए थे। समय तेजी से बीत रहा था और गैब्रियल व तेंजिन जब पुलिस सिस्टम पूरा कर ही रहे थे, तभी पहाड़ ने एक और आपात स्थिति खड़ी कर दी। कहीं आगे, जहां फिक्सिंग टीम कुछ घंटे पहले आगे बढ़ी थी, वहां एक हिमस्खलन आ गया। इसके ठीक बाद एक रेडियो कॉल आई। फिक्सिंग टीम मुसीबत में थी। क्रिस्टीन और तेंजिन ही उस पहाड़ पर उन तक पहुंच सकने वाले सबसे नजदीकी लोग थे, और उनके पास यह फैसला था कि या तो वे मोहम्मद के पास ही रहें, जो गैब्रियल के ऑक्सीजन पर सांस ले रहे थे और उनका दोस्त उनके ठीक बगल में था, या फिर ऊपर जाकर पता करें। अगर आगे की पूरी टीम को भी वही मदद चाहिए होती जो मोहम्मद को अभी अभी मिली थी। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। हरीला और तेंजिन को विश्वास था कि उनके पीछे और मदद पहले से ही रास्ते में है। हसन और गैब्रियल अब भी उसके साथ थे। उसकी टीम घायल को वही नहीं छोड़ेगी, है ना? इसलिए वे फिक्सिंग टीम की ओर बढ़ते रहे। अगले 1 घंटे तक उस सकरे किनारे पर हसन, उसके चचेरे भाई और गैब्रियल मोहम्मद के साथ थे, और वे पीछे बढ़ती हेडलैम्प्स की लंबी होती कतार देखते रहे, क्योंकि और पर्वतारोही
बोतल नेक पर जमा हो रहे थे। गैब्रियल के पास इस्तेमाल करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। कोई अतिरिक्त रस्सी नहीं, कोई अतिरिक्त आइस स्क्रू नहीं। उसका आइस एक्स पहले ही लामा के साथ पहाड़ पर गया था, जिसका इस्तेमाल मोहम्मद को यहां तक लाने वाले बचाव को सुरक्षित करने में किया गया था। उन्हें मदद चाहिए थी। तभी हालुंग दोरजी शेरपा, जो दूसरी कंपनी के लिए चढ़ रहे थे, उनके पास आए। उन्होंने जो हो रहा था वो सुना और रुक गए। उनकी मदद से उन तीनों ने आखिरकार मोहम्मद को बर्फ के आखिरी कुछ फीट ऊपर खींच लिया और बॉटल नेक में एक छोटे समतल शेल्फ पर पहुंचा दिया, जो उस पहाड़ के उस हिस्से में सबसे ठोस और स्थिर जमीन थी। मोहम्मद आखिरकार रस्सियों से बाहर निकले और शुक्र है वो होश में थे। निस्संदेह वह इतनी सर्दी में पहले कभी नहीं थे, लेकिन होश में थे। उन्होंने फिर से उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और थर्मस से गर्म पानी गले में डाला, ताकि शरीर और ठंडा होने से पहले उसमें गर्मी पहुंच सके। उन्होंने बस उसके लिए थोड़ी मोहलत जुटाई थी, लेकिन इससे कुछ भी पक्का नहीं हुआ था। मोहम्मद को हाइपोथर्मिया हो गया था। उसकी टांगें लगभग 1 घंटे तक नीचे मुड़ी रहीं जब वो उल्टा लटका था, और शायद वे टूट गई थीं। वो न बोल रहा था, न ज्यादा हिल रहा था। वो वहां ऊपर हर मायने में अब भी मुश्किल में था। गैब्रियल की तारीफ करनी होगी। वो मोहम्मद के साथ एक और दर्दनाक घंटे तक रुके, जबकि उनकी अतिरिक्त ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। अगर वो और रुकते तो रास्ते में उसी के पास मर जाते। आखिरकार उन्हें उठना पड़ा, पीठ फेरनी पड़ी और मोहम्मद को उनके चचेरे भाई की देखरेख में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए और ऑक्सीजन लेने जाना पड़ा। उस सुबह करीब 5:30 बजे ऊपर उड़ रहे एक अलग फिल्म क्रू के ड्रोन ने कैमरे में ऐसी तस्वीर कैद की जिसने बाद में पूरी पर्वतारोहण दुनिया में सनसनी मचा दी। वो रास्ते पर पड़ा एक घायल आदमी था। एक और पर्वतारोही उसके ऊपर झुका हुआ था, एक हाथ उसकी छाती पर रखे हुए, जितना कर सकता था उसे जीवित रखने की कोशिश कर रहा था। और उसके ऊपर उसी फिक्स्ड रस्सी पर एक के बाद एक क्लिप किए हुए आप लगभग 20 पर्वतारोहियों को देख सकते थे, जो अभी भी ऊपर की ओर जा रहे थे। उस रस्सी पर नीचे कम से कम 10 लोग थे जो पहले ही लौट रहे थे। वो मोहम्मद था। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन बस मुश्किल से। और उनके चारों ओर दर्जनों पर्वतारोही उनके पास से आगे बढ़ रहे थे। कोई भी रुककर बचाव दल बनाने नहीं लगा। उन्होंने ये पूछने के लिए भी नहीं रुका कि क्या हो रहा है या वे कैसे मदद कर सकते हैं। इसके बजाय पर्वतारोही उसके मरते हुए खंड से जमे शरीर के ऊपर से ऐसे गुजर गए जैसे वह बर्फ में कोई मामूली रुकावट हो, और वे चोटी की ओर बढ़ते रहे। दुख की बात है कि कभी न कभी, और हमें नहीं पता कब, उस ठंडी सुबह में मोहम्मद हसन ने आखिरकार हिलना बंद कर दिया। वो वहीं उस संकरे ट्रैवर्स पर मौसम की मार से मर गया। उस सुबह बाकी समय लोग लगातार बस चढ़ते रहे। लोग उसके ऊपर से, उसके चारों ओर से, उसके शरीर के दोनों तरफ साफ बर्फ पर अपने जूते रखते हुए ऊपर नीचे चढ़ते रहे, जैसे वो रास्ते में बस एक और रुकावट बन गया हो। वो मानो किसी फिक्स्ड रस्सी जैसा हो गया था, जिसके आगे क्लिप लगाकर निकलना हो, या किसी चट्टानी उभार जैसा जिसके चारों ओर कदम रखकर निकलना हो। मेरे लिए यह बेहद भयानक है। इसीलिए मैंने एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैक किया, लेकिन शिखर तक जाने की कोशिश नहीं करूंगा। मरे या मरते लोगों के ऊपर से गुजरना इतना डरावना है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर पर्वतारोही सब सही करें तो क्या होता है? मेरा मतलब है, आपके पास मौसम का बिल्कुल सही मौका, विश्व स्तरीय टीमें और दुनिया का बेहतरीन सामान है, और फिर भी सैवेज माउंटेन अपना कहर बरपाने का फैसला कर लेता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि 2023 का नैतिक पतन एक बुरा सपना था, तो जरा इंतजार कीजिए। आप देखेंगे कि असली बेकाबू अराजकता कैसी दिखती है। ये वही है जो K2 के इतिहास के सबसे बुरे दिन हुआ था।